नाज़रीन आदाब, 17 जून 2021 मुताबिक 5 ज़िलक़ादा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। अवधनामा में शाये अहम खबरों में पहली खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश टीचर अहलियती इम्तिहान यानी UPTET सर्टिफिकेट अब ताउर मंजूर माना जाएगा। इस सिलसिले में जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस सिलसिले में हिदायत जारी कर दी है। उन्होंने DLED के दाखिला इम्तिहानात पुराने पैटर्न पर कराने की भी हिदायत जारी की है। इस हिदायत से रियासत में TET पास 8 से 10 लाख नौजवानों को फायदा मिलेगा। मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों TET के असनाद को ताउन मंजूर करने की हिदायत दी थी। अभी तक ये 7 साल के लिए मंजूर माना गया था, जबकि उत्तर प्रदेश में इसकी मंजूरी फकत 5 साल की ही थी। अब असनाद ताउन मंजूर होने से न सिर्फ नौजवानों को बल्कि महकमे को भी फायदा होगा और इससे कम नौजवानों के लिए इम्तिहानात का इंतजाम भी करना पड़ेगा। इसराइल ने नई हुकूमत तश्कील दिए जाने के बाद फिलिस्तीन पर फिर से आग बरसाना शुरू कर दी है। इसराइली फौज का कहना है कि उसने गजा में वाक़ हमास के ठिकानों को निशाना बनाया है और ये कार्रवाई गजा पट्टी की जानिब से भेजे जाने वाले गुब्बारों के बाद की गई है। ताहाल ये वाज़ेह नहीं है कि इसराइली फिजाई हमलों में कोई जानी या माली नुकसान भी हुआ है। इससे कबल मंगल के रोज यहूदी कौम परस्तों ने इसराइल के कब्जे वाली मशरक़ी यरूशलेम में एक जुलूस निकाला था। इसके बाद गजा पर हुक्मरानी वाली हमास ने धमकियां दी थी। इसराइल का कहना है कि मंगल के रोज गजा की जानिब से मुतादिद गुब्बारे भेजे गए थे, जिनकी वजह से कई मकामात पर आग लग गई थी। बता दें कि इसराइल में मखलूत हुकूमत की तश्कील के बाद इसराइल और हमास के माबैन ये पहली पुरतशद्दुद झड़प है। गाजियाबाद में बुजुर्ग अब्दुल समद सैफी की पिटाई मामले में पुलिस ने जांच के बाद वाज़ेह लफ्जों में कह दिया है कि ये किसी भी तरह से मजहबी मामला नहीं है, बल्कि तावीज को लेकर मारपीट हुई है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने यह भी कहा है कि 3 लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया गया है और दीगर अफराद की तलाश जारी है। लेकिन अब अब्दुल समद के बेटे बबलू सैफी का भी एक बयान सामने आया है, जिसने पुलिस को ही कटहरे में खड़ा कर दिया है। बबलू सैफी का कहना है कि जिन लड़कों ने वालिद की पिटाई की उसे वो पहले से नहीं जानते थे और मुस्लिम मुनाफरत की वजह से उन पर मजालिम किए गए। बबलू का कहना है कि तावीज को लेकर तनाज़े का इल्जाम बेबुनियाद है और मेरे वालिद मुल्जिमीन को पहले से नहीं जानते थे। बबलू ने यह भी कहा है कि पुलिस ने अपनी मर्जी से तहरीर लिखी है और मुल्जिमीन की शिनाख्त उन्होंने मेरे वालिद से करवाई भी नहीं है। इसने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि वीडियो में जो लड़के नजर आ रहे हैं, क्या पुलिस ने उन्हीं को गिरफ्तार किया है? बबलू सैफी ने वाज़ेह लफ्जों में यह भी कहा कि जिनके खिलाफ FIR लिखवाई गई है, हम उन्हें बिल्कुल नहीं जानते। बता दें कि इस मामले में ट्विटर समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामेंट आजम खान की तबीयत लगातार नासाज चल रही है। लखनऊ वाक़ मेदांता अस्पताल में उनका इलाज जारी है। हालांकि उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, लेकिन जिस्मानी तौर पर वो इंतहाई कमजोर नजर आ रहे हैं और कई तरह के मरज में मुब्तला बताए जा रहे हैं। आजम खान की नागुफ्ताबे हालत के बारे में आज उनकी बीवी तज़ीन फातिमा ने मीडिया को खबर दी है। हिंदुस्तान के साबिक वजीर मालियात और कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने आज रियासतों के GST बकाया की अदायगी पर वजीर मालियात सीतारमन के दावों की कलीक खोल कर रख दी। उन्होंने दलाइल के साथ इल्जाम आयद किया है कि वजीर मालियात निर्मला सीतारमन के दावों के बरक्स कांग्रेस हुक्मरान रियासत राजस्थान और छत्तीसगढ़ का GST बकाया अभी तक अदा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए 1 जून 2021 तक GST बकाया 3069 करोड़ रुपए है। फिर भी वजीर मालियात ने दावा किया कि उन्होंने सभी रियासतों को GST बकाया रकम अदा कर दी है। अवधनामा में शाये जिले की खबरों में महाराजगंज के मारूफ आलिम दीन वज़ारुल उलूम अहले सुन्नत मिफ्ताहुल उलूम कुल्हुई बाजार के प्रिंसिपल मौलाना बरकत हुसैन मिसबाही खलीफा हुजूर अशरफ मिल्लत की छौछवी ने ऑनलाइन गुफ्तगू के दौरान बताया है कि गुज़श्ता इतवार की शब उनके इलाके में एक मुस्लिम लड़की की शादी के मौके पर निकाह खानी के लिए जब मैं पहुंचा तो फौरन निकाह के लिए कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन निकाह खानी के दौरान दूल्हा पर शक होने की वजह से मैं तफ्तीश में जुट गया। दूल्हा की जेब से पैन कार्ड निकला, जिस पर फोटो तो सही था, लेकिन पैन कार्ड पर उसका और उसके बाप का नाम हिंदू दर्ज था। हंगामा होने पर मकामी थाने की पुलिस दूल्हा और बारातियों को अपने साथ ले गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने यूनिवर्सिटी डक पॉइंट से बाब सैयद तक गुज़श्ता दिनों 72 साल बुजुर्ग अब्दुल समद के साथ हुए हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज करके रियासत की योगी हुकूमत को बर्खास्त करने का मुतालबा किया है और इस सिलसिले में सदर जमहूरिया के नाम मेमोरेंडम सौंपा। गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक 72 साल बुजुर्ग अब्दुल समद सैफी को हुजूम ने बेरहमी से मारा पीटा और उनकी दाढ़ी काट दी। इन सारे मामलात के खिलाफ AMU तलबा ने यूनिवर्सिटी डे पॉइंट पर इकट्ठा होकर बाब सैयद तक एहतजाज करके अपनी नाराजगी का इजहार किया। तलबा का कहना है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान महफूज नहीं है, इसके लिए हुकूमत को बर्खास्त किया जाना चाहिए।
मुरादाबाद जिला कलेक्ट्रेट पर समाजवादी पार्टी के महानगर सदर शानू की क़यादत में समाजवादी पार्टी के कारकुनान ने डीएम को एक मेमोरेंडम देते हुए मुतालिबा किया है कि मुरादाबाद शहर पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के पीतल कारीगर को काम करने के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है, क्योंकि किसी भी पीतल के सामान को बनाने के लिए उस पर वेल्डिंग करने के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। लेकिन शहर में ऑक्सीजन गैस की कमी होने की वजह से ऑक्सीजन गैस की जमकर कालाबाजारी की जा रही है। जो ऑक्सीजन गैस 300 रुपए में मिलती थी वो अब 2000 से लेकर 3000 तक में मिल रही है, जिसकी वजह से पीतल कारोबारी ऑक्सीजन खरीद नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से मुरादाबाद में पीतल का कारोबार लगभग बंद है। समाजवादी पार्टी के कारकुनों ने एहतजाज करके मुतालबा किया है कि ऑक्सीजन गैस सस्ते दामों पर मुहैया कराई जाए ताकि पीतल कारोबारी अपना काम जारी रख सके। मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट के अहाते में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के ओहदेदारों ने जिला इंतजामिया को एक मेमोरेंडम देते हुए मुतालिबा किया है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जरिए मंदिर की रकम में जो हेराफेरी की गई है उसकी सीबीआई जांच करवाई जाए और इस ट्रस्ट को फौरी तौर पर बर्खास्त किया जाए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने एक मेमोरेंडम मुल्क के सदर के नाम जिला इंतजामिया को देते हुए कहा कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लिए जो ट्रस्ट बनाया गया है उनमें वो लोग शामिल नहीं किए गए हैं जो राम जन्मभूमि तहरीक से वाबस्ता थे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि विष्णु देवी मंदिर की बुनियाद पर ट्रस्ट बनाया जाए ताकि रकम में की गई हेराफेरी को रोका जा सके। राम जन्मभूमि में ट्रस्ट को फौरी असर से तहलील किया जाना चाहिए। देवबंद की मारूफ दीनी दरसगाह जामिअतुल शेख हुसैन अहमद अल मदनी खानकाह देवबंद के मोहतमिम मौलाना मुजम्मिल अली कासिमी ने बाद नमाज मगरिब इदारे की मस्जिद में मुनक़िदा रूहानी महफिल में कहा कि तिलावत कुरान अल्लाह अज़्ज़ व जल का बेहतरीन जिक्र है। तिलावत के बेशुमार फजाइल कुरान और अहादीस में बयान फरमाए गए हैं। उन्होंने चंद फजाइल बयान करते हुए कहा कि इस उम्मत की अफजल इबादत तिलावत कुरान है। उनमें से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। हदीस कुदसी में इरशाद होता है, जिसे तिलावत कुरान ने मुझसे मांगने और सवाल करने से मशगूल रखा, मैं उसे शुक्रगुजारों के सवाब से अफजल अता फरमाऊंगा। दिलों को भी जंग लग जाता है जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है। दिलों की सफाई तिलावत कुरान और मौत की याद से होगी। मौलाना मौसूफ के दुआ पर महफिल इख्तिताम पजीर हुई। उत्तर प्रदेश के वजीर सेहत जय प्रताप सिंह ने समाजवादी पार्टी एसपी का नाम लिए बगैर कहा कि जो अफराद और सियासी पार्टी के वक्त हमेशा घपले ही होते थे वही आज अयोध्या में जमीन घपले का झूठा प्रोपगंडा कर रहे हैं। जिला अयोध्या के भुलवाली पहुंचे मिस्टर प्रताप ने कहा कि अयोध्या में किसी भी किस्म का जमीन घपला नहीं हुआ है। हमको यह भी देखना चाहिए कि कौन शख्स या फिर कौन सी सियासी पार्टी इस नुक्ते को घपले की शक्ल दे रही है। हमको यह भी देखना है कि कौन शख्स इसको बोल रहा है और उसका मेयार क्या है। मिस्टर सिंह ने कहा कि हम सब जानते हैं कि जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट बना है, सदर और साधु संत राम जन्मभूमि तहरीक से वाबस्ता हैं। उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो राम मंदिर के अकीदत से जुड़े नहीं है। उनके मन में घपले का ख्याल आ ही नहीं सकता। उन्होंने मजीद कहा कि इस मामले पर अखबारों और न्यूज चैनलों पर डिबेट भी चल रहे हैं। अगर इल्जाम लगाने वालों को लगता है कि कुछ खुर्द-बुर्द हुआ है तो वो अदालत चले जाएं। बीएसपी से निकाले गए असलम रायनी, मुश्तबा, हकीमलाल, हरगोविंद भार्गव और सुषमा पटेल के गुज़श्ता कल मंगल को एसपी सरबराह अखिलेश यादव के साथ मुलाकात और बंद कमरे में बातचीत के बाद आज मायावती ने यके बाद दीगरे 5 ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव ने बीएसपी के निकाले गए अराकीन असेंबली को अपनी पार्टी में शामिल किया तो एसपी में भी फूट पड़ेगी और उसके अराकीन असेंबली बीएसपी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि एसपी का कौलो-फेल हमेशा से दलित मुखालिफ रहा है और वो इसमें इस्लाह के लिए कतई तैयार नहीं है। बीएसपी के मियाद-ए-कार में भदोही का नाम संत रविदास नगर किया गया था, जिसे एसपी ने अपने मियाद-ए-कार में फिर बदलकर भदोही कर दिया। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों में बुध को कोरोना वायरस के 310 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस दरमियान में 927 अफराद शिफायाब भी हुए हैं। इस वक्त रियासत में 6496 एक्टिव केसेज हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.3% है और मंगल को पॉजिटिव रेट 1.0% रिकॉर्ड किया गया। रियासत में मजमूई एक्टिव मरीजों में से 3920 मरीज होम आइसोलेशन में है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इत्तलात नवनीत सहगल ने बुध को यहां बताया कि रियासत में मजमूई तौर से पॉजिटिव रेट 1.3% ही है। मंगल को 2,86,396 नमूने रियासत के मुख्तलिफ लैबों में टेस्ट किए गए, जिसके बाद टेस्ट किए गए मजमूई नमूनों की तादाद 5,41,45,947 हो गई है। कोरोना टीकाकारी के सिलसिले में रियासत में 38.2 करोड़ अफराद अभी तक वैक्सीन की खुराक ले चुके हैं। मंगल को 4,08,731 अफराद को टीकाकारी की गई। इस वक्त रियासत में 100% ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहे हैं। कोरोना इन्फेक्शन की वजह से बड़े मंगल पर मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। बड़े मंगल पर भंडारे की वजह से बेसहारा गरीब तबकों को बहुत सुकून मिलता था, इसलिए गरीब, मजदूर, रिक्शा चलाने वाले वगैरह बड़े मंगल पर भंडारा होने का इंतजार करते थे। इस बार कोरोना इन्फेक्शन की वजह से मजमे के जमा होने के खौफ की वजह से हुकूमत ने उन तमाम प्रोग्रामों पर पाबंदी आयद कर दी है जहां इज्तिमा का खदशा था। लिहाजा भंडारे के बजाय समाजी कारकुन गरीबों को खाने के पैकेट पहुंचा रहे हैं। सीनियर एडवोकेट और समाजी कारकुन रामगुरु शुक्ला ने गरीबों में खाने के पैकेट तकसीम
تقسیم کیے اور کورونا سے بچنے کے لیے ماسک بھی فراہم کیے۔ پرانے لکھنؤ کے کئی علاقوں میں پیکٹ کی شکل میں کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کی گئیں۔ اتر پردیش کے رامپور میں پولیس حراست سے رہا ہوئی گاؤں ریوڑی کی خاتون آسیہ نے بتایا کہ اس کا شوہر کسی معاملے میں نامزد ملزم ہے۔ ایس او جی کی ٹیم گزشتہ روز جب اس کے شوہر کو گرفتار کرنے پہنچی تو وہاں اس کا شوہر موجود نہیں تھا۔ نامزد ملزم کی غیر موجودگی میں پولیس اس کی بیوی کو ہی اپنی حراست میں تھانہ کوتوالی شاہ آباد لے گئی۔ آسیہ نے بتایا کہ وہ 7 ماہ کی حاملہ ہے۔ رات بھر پولیس نے اسے بٹھائے رکھا اور پٹائی بھی کی۔ جب اس نے اس بات کا احتجاج کیا تو ایس او جی نے کہا کہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر چیر دوں گا۔ اس کے بعد متاثرہ کے اہل خانہ نے عام آدمی پارٹی رہنما فیصل خان لالا سے مدد کی اپیل کی، جس کے بعد فیصل خان نے آسیہ کو کوتوالی شاہ آباد سے رہا کرایا۔ ساتھ ہی انہوں نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ وہ اتر پردیش پولیس کو تاکید کریں کہ ملزم کے بدلے پولیس کسی دوسرے شخص یا خاتون کو گرفتار نہ کرے۔ کوئی بھی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آوازنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق ایک نئی سائنسی تحقیق سے ظاہر ہوا ہے کہ سال 2019 میں کرسمس سے پہلے امریکہ میں کرونا وائرس نمودار ہو چکا تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کرونا وائرس پر تحقیق کے لیے 2020 کے شروع میں 24,000 کے لگ بھگ امریکیوں کے خون کے نمونے لیے گئے تھے، جن کے تجزیے سے یہ پتا چلا تھا کہ دسمبر 2019 میں یہ وائرس امریکہ میں موجود تھا۔ اگرچہ یہ تجزیاتی رپورٹ حتمی نہیں ہے اور کئی ماہرین کو اس پر شکوک و شبہات بھی ہیں، لیکن صحت کے وفاقی عہدیداروں میں اس بارے میں اتفاق رائے بڑھ رہا ہے کہ ممکنہ طور پر امریکہ میں اس وقت کرونا وائرس کے محدود تعداد میں مریض موجود ہو سکتے ہیں جب دنیا کو ووہان میں اس مہلک وبا کے پھوٹنے کا علم نہیں ہوا تھا۔ یورپی یونین میں شامل مختلف ملکوں کے سربراہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ ہونے والی نشست کے اختتام پر اپنے مشترکہ بیان میں ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے ہونے والے ویانا مذاکرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے خلاف پابندیوں کا خاتمہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کا ایک حیات بخش پہلو ہے۔ یورپی یونین میں شامل مختلف ملکوں کے سربراہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ ہونے والی نشست کے اختتام پر اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ یورپی یونین اور امریکہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ فریقین کی جانب سے اس معاہدے میں مکمل طور پر عمل کیے جانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایران کے خلاف اہم ترین پابندیاں ختم کی جائیں۔ سعودی کابینہ نے منگل کے روز ہونے والے اپنے ورچوئل اجلاس میں متعدد فیصلوں کی منظوری دی۔ اجلاس کے آغاز میں مملکت کی جانب سے حرمین شریفین کی مبارک خدمت اور حجاج، معتمرین اور زائرین کی بھرپور دیکھ بھال کے معاملات پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ علاوہ ازیں مذکورہ افراد کی سلامتی اور سیکورٹی کے لیے خصوصی اقدامات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اسی طرح سعودی کابینہ نے افغانستان میں ہونے والے امن اعلان پر بھی غور کیا۔ مملکت کے زیر پرستی مکہ مکرمہ میں ہونے والے اس معاہدے پر افغانستان اور پاکستان کے سینئر علماء کرام نے دستخط کیے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے دوران منگل کو حکومت اور اپوزیشن ارکان گتھم گتھا ہو گئے۔ ارکان نے ایک دوسرے پر بجٹ کی کاپیوں سے حملے کیے اور جھگڑتے ہوئے ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں ارکان قومی اسمبلی کو ایک دوسرے سے دست و گریبان ہوتے ہوئے صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ یہی نہیں، حکومتی و اپوزیشن ارکان ایک دوسرے کو چور اور دیگر القابات سے بھی نوازتے رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد سے رکن اسمبلی اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی علی نواز اعوان کی ایک ویڈیو سب سے زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ مسلم لیگ نون کے شیخ روحیل اصغر کے بارے میں نازیبا کلمات ادا کر رہے ہیں۔ ایران نے 6.5 کلو گرام یورینیم کو 60% تک افزودہ کر لیا ہے۔ اس کو ایک جوہری بم کی تیاری کے لیے 90% تک افزودہ یورینیم درکار ہے، جبکہ وہ ویانا میں امریکہ کے ساتھ جوہری سمجھوتے کی بحالی کے لیے مذاکرات بھی کر رہا ہے۔ ایرانی حکومت کے ترجمان علی ربیعی نے منگل کے روز سرکاری میڈیا کو بتایا ہے کہ ایران نے اس کے علاوہ 20% تک افزودہ یورینیم کی 108 کلو گرام مقدار بھی تیار کر لی ہے۔ ایران نے اپریل میں یورینیم کو 60% تک بڑھانے کا اعلان کیا تھا۔ تازہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 5 ماہ کے دوران ایران نے 20% تک افزودہ یورینیم کی 108 کلو گرام مقدار تیار کر لی ہے۔ علی ربیعی نے مزید کہا کہ 60% تک افزودہ یورینیم کی پیداوار کے زمرے میں ہم نے مختصر وقت میں قریباً 6.5 کلو گرام یورینیم پیدا کی ہے۔ اودنامہ کے صفحہ 5 پر برلن سے عارف نقوی کی تحریر سابق اتر پردیش گورنر رام نائک کی شخصیت اور ان کی کتاب چرویتی پر شائع ہوئی ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں: رام نائک جی سبھی طبقات اور ان کے مذاہب کا احترام کرتے اور ان کے قیمتی رول کی قدر کرتے ہیں۔ انہیں اس بات پر فخر ہے کہ انہوں نے اپنے انتخابی حلقے کے عیسائیوں کا اعتماد حاصل کیا۔ ان کی علالت کے دوران ان کے لیے گرجا میں بھی دعائیں مانگی گئی تھی۔ جب انہیں مسلمانوں کی عید کی تقریب میں مدعو کیا گیا تو وہ احتراماً ٹوپی پہن کر گئے۔ آج بھی ان کا گھر عام پبلک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ ایسی ہی اور بہت سی مثالیں ہیں جن کا ذکر میں کر سکتا ہوں، مثالیں جو دکھاتی ہیں کہ ان کا دل کتنا اچھا ہے۔ ان کی کتاب صرف ان کی اپنی ہی زندگی کا مظہر نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کے عوام کی زندگی کی غماز ہے۔
میرے لیے چراویتی نہایت ہی دلچسپ کتاب ہے، جو صرف ان کے حمایتیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی دلچسپ ہے جن کے سوچنے کا ڈھنگ مختلف ہے۔ ان کی کتاب کا یہ مانوتا وادی پہلو ہے جس نے مجھے مجبور کیا ہے کہ اسے جرمن زبان میں پیش کروں۔ یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ میں بھی اسی سال پیدا ہوا ہوں جس سال رامنائی جی یعنی 1934۔ چنانچہ مجھے بھی ان بہت سے واقعات کو دیکھنے کا موقع ملا جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ان کی کتاب کو پڑھتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری نظروں کے سامنے کوئی فلم چل رہی ہے۔ ان کا بیان اور زبان نہایت ہی خوبصورت اور سادہ اور دلچسپ ہے۔ جرمنی میں سنسکرت اور قدیم ہندوستانی تہذیب و ثقافت کے مطالعے اور تحقیق کی پرانی روایت ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ چراویتی جرمن قارئین کے لیے بھی دلچسپ ہوگی۔ میں رامنائی جی کا ممنون ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کے ترجمے کے لیے بھروسے کے قابل سمجھا۔ میں اس کے لیے سب سے پہلے اپنی بیٹی نرگس کا مشکور ہوں جس نے جرمن زبان میں ترجمے اور ایڈیٹنگ میں خاص ذمہ داری نبھائی ہے۔ بغیر اس کی مدد کے اس کتاب چراویتی کا جرمن ایڈیشن تیار کرنا میرے لیے ممکن نہ ہو پاتا۔ اس کے علاوہ پاکستانی شاعرہ عذرا پروین سے جبی نازا کی گفتگو بھی اسی صفحے پر موجود ہے جس کے ذریعے ان کی زندگی اور شاعری دونوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔